Good morning, students. Today we will start our next topic, methods of sampling. लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक ही था. उसमें हमने किया था कि सैम्पल मेथड क्या होता है और सेंसस मेथड क्या होता है. और आज हम करेंगे कि सैम्पलिंग के मेथड्स क्या हैं. मीन्स कि जब हम सैम्पल का मीनिंग क्या होता है कि यूनिवर्स में से जब हम कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे सैम्पल बन जाते हैं और वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. तो हमें अब इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है कि सैंपल हमने किस तरीके से लेने हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को हमने सैंपल माना है, किस आइटम को हमने लेना है या किस आइटम को नहीं लेना है. तो आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हमें सैम्पलिंग करना बताते हैं कि हमें सैम्पलिंग किस तरीके से करनी है, मेथड्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम अपने यूनिवर्स में से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं सैंपल के तौर पे. तो फर्स्ट है, इसमें दो पार्ट हम लेते हैं, दो इसके मेथड्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग और दूसरे को बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम का मतलब आपको पता होना चाहिए. रैंडम मतलब कि बड़ा फ्रीली हम ऐसे ही चूज कर लेते हैं किसी को. रैंडमली हमने ए का नाम ले दिया, सी का नाम ले दिया, डी का नाम ले दिया. दीज आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. तो हमने उनमें से कुछ किसी का भी नाम लेके रैंडमली उनको चूज कर लिया अपने सर्वे के लिए, तो रैंडम कहलाता है. और नॉन रैंडम मतलब हमने रैंडमली नहीं लिया, तो उसका कुछ ना कुछ पैटर्न है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ अलग से लॉजिक है जिसके थ्रू हमें वो सैंपल लेना है. तो रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम पढ़ेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, फ्रीडम है हमारे पास, किसी भी सैंपल को हम चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्टेड के अंदर कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. वो हमारे पास 4 मेथड हैं जो हम आगे रीड करेंगे. फर्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड, सेकेंड इज क्लस्टर सैम्पलिंग, थर्ड इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और फोर्थ है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. इसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम थोड़ा सा बाउंड हो जाते हैं सैम्पलिंग करते हुए, और इसके अंदर हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. इसके अलावा नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग. आज के लिए हम सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं. तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर एक ही पार्ट है, सिंपल ओनली वन है मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. यानी कि बहुत आसानी से अगर हम रैंडमली अपने सैंपल को चूज कर लेते हैं, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो क्या होता है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? इट इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल. इट मीन्स कि हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, तो उन सबको इक्वली चांस मिलेगा कि उनकी टर्न आ जाए. ठीक है, बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल. यानी कि अगर मुझे 5 बॉल्स हैं और उन बॉल्स को मैंने एक बाउल के अंदर डाला हुआ है और उनमें से किसी एक बॉल को मैंने चूज करना है खेलने के लिए, गेम के लिए, तो उन 5 की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि उन 5 में से किसी का भी चांस आ सकता है. वहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स की बॉल्स डाली है, तो रेड कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, तो मे बी किसी का भी चांस आ सकता है. तो मैं जिसमें भी बॉक्स में हाथ डालूंगी और उसी बॉक्स में से जितनी भी वो 5 बॉल्स पड़ी हैं उनमें से किसी भी एक को मैं चूज कर लेती हूँ, पकड़ लेती हूँ रेड, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, रैंडमली. अब इसमें मेरे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है कि मैंने किसी एक को चूज करना है. रैंडमली मैंने बॉक्स में हैंड डाला और किसी एक बॉल को मैंने चूज कर लिया प्ले करने के लिए, गेम के लिए. क्लियर. तो वो हो गया रैंडम सैम्पलिंग. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इक्वल चांस था मेरे पास, इन 5 की 5 बॉल में से किसी का भी नंबर आ सकता था. दैट इज कॉल्ड इक्वल चांस ऑफ एवरी आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन और अ यूनिवर्स. इसके आगे पार्ट आते हैं, 2 पार्ट्स में हम इस सैंपल मेथड को पढ़ते हैं. फर्स्ट इज लॉटरी मेथड. जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, सेम वैसा ही है कि अगर क्लास में हमें मॉनिटर चूज करना है तो हम क्या करते हैं, वी टेक सम स्लिप्स एंड मेंशन द नेम ऑफ एवरी स्टूडेंट्स ऑन द डिफरेंट स्लिप्स. उसके बाद क्या करते हैं, पेपर स्लिप्स आर मेड, हमने बना ली उनके नेम्स के अकॉर्डिंगली पूरे यूनिवर्स में, यानी कि पूरी क्लास की. ठीक है, लिस्ट बना ली अलग अलग स्लिप्स के ऊपर. तो दी स्लिप्स आर शफल इन द बॉक्स, और उसको हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर शफल कर दिया. ठीक है, एक बॉक्स में डाल दिया और देन सम ऑफ स्लिप्स आर ड्रॉन. अब हमने उनमें से कुछ स्लिप्स को बाहर निकाल लिया.
1 या 2 जितने भी मॉनिटर्स हमने चूज करने हैं, तो उतनी स्लिप्स हमने उसमें से बाहर निकाली, ड्रॉन कर ली। तो इट मीन्स क्या होगा, जिसका भी नाम आएगा दैट इज द मॉनिटर फ्रॉम टुडे फॉर अवर क्लास। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये सारा हो गया हमारे पास लॉटरी मेथड। ये तो लॉटरी की बात है, किसी का भी चांस आ सकता है, तो सबको इक्वल चांस था, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका सेम चांस था। क्लियर। आगे आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर क्या होता है, सम स्कॉलर्स, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिशियंस हैं हमारे, जिन्होंने प्रिपेयर किया है एक सेट ऑफ टेबल। ठीक है, एक बहुत टेबल पेज जितना उन्होंने एक कवर किया हुआ, जिसमें नंबर ऑफ फिगर्स दे रखी हैं, कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं नंबर्स के फॉर्म के अंदर, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो टेबल ऑफ उसको रैंडम नंबर बोलते हैं। फॉर दिस टिपिक टेबल इज मोस्ट पॉपुलर। अब अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह के टेबल्स बनाए हैं, उनमें से कुछ न कुछ अमाउंट लिख रखी है, तो उन्हीं में से कुछ अपना सैंपल जो है वो इजीली चूज कर लेते हैं, जो भी उनको सर्वे करने के लिए दिया जाता है। और उन्हीं टेबल में से टिपिक टेबल जो है इट्स वेरी फेमस इन द टेबल्स। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेके मैं आपको बता रही हूँ। टिपिक टेबल देखने में कैसा होता है, कुछ इस तरह से हमारे पास एक पेज होता है जिसपे कुछ आइटम्स लिखी जाती हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, चाहे वो 4 डिजिट के नंबर हों, 5 डिजिट के हों। मैंने इसमें से अपनी मर्जी से रैंडमली नंबर्स जो है वो चूज कर लिए हैं। ये नंबर्स कैसे ले रखे हैं मैंने, 1 से लेके 9 तक की जितनी भी काउंटिंग है सिंगल डिजिट नंबर, तो उनको ही बना के आगे पीछे करके मैंने ये नंबर्स डाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स लिए हैं, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे मैंने ली हैं। ठीक है, तो इनमें रो के अंदर, कॉलम के अंदर कुछ जो लिखे हुए हैं, यही किसी स्कॉलर ने या किसी स्टैटिस्टिशियंस ने बनाया है। तो इन्हीं को हमने सारा नहीं लिया टेबल, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट मैंने थोड़ा सा लिया है ताकि आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता सकूं। तो इसी में से हमने अब सैंपल क्या है, हमारा सर्वे क्या है, हमने क्या करना है, एक क्लास है जिसमें बच्चे हैं 26, और उन 26 में से मुझे कुछ पर्सन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो मुझे ये नंबर टेबल की हेल्प से उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो स्टूडेंट्स मेरे पास 26 हैं, पॉपुलेशन यानी कि यूनिवर्स कितना है 26, और 26 में से मैंने जितने भी मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको मैंने अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर नेम। सपोज कर ले उनके नेम थे ABCDEFGH, तो मैंने एंड सो ऑन इस तरह से सबको नेम जो है मेरे बच्चों के इस तरह से है, अल्फाबेटिकली नेम है, और हर एक बच्चे के नेम को मैंने एक नंबर दे दिया। मैंने ए को नंबर दे दिया कि आपका नंबर 1 है, सेकंड वाले को 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड सो ऑन अप टू 26 स्टूडेंट्स। तो मैंने सबको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर। तो मुझे सिलेक्शन करनी है कि इनमें से कुछ बच्चों को मुझे चूज करना है, किसी टास्क के लिए मुझे उनको लेके जाना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर कैपेबल, ऑल हैव एबिलिटी टू डू दैट टास्क। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको मैंने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हम स्टेप वाइज चलते हैं ताकि हम इनमें से चूज कर सकें। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, यानी कि 26 स्टूडेंट्स। क्लियर। तो उनमें से अब सेकंड स्टेप क्या होगा, 1 to 8 सिंगल डिजिट, मैंने 8 लिखे हैं, आगे भी होते हैं। तो 1 to 8 सिंगल डिजिट, हमने यहाँ पे सिंगल डिजिट दिया है, राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है, हमने चेकआउट करना है कि टोटल कितने हैं, 1 to 26। जब 26 तक हम चले जाते हैं, 10 के पहुंच जाते हैं, तो हम 2 डिजिट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन 1 to 8 या 1 to 9 हमने कहाँ तक लिया, सिर्फ सिंगल डिजिट लिया। तो इट मीन्स हम इस टेबल के अंदर अपने जो सैंपल है उसको इजिली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं उनको सेम फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। एटलीस्ट हमारे जो नंबर्स हैं दे विल बी होमोजीनियस, वो एक जैसे तो होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, सॉरी यहाँ पे 26 पे, तो हमारे पास सारे के सारे डिजिट 2 नंबर वाले ही होने चाहिए, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। वो कैसे होगा, अगर हम 1 के आगे 0 मेंशन कर दें और हर एक डिजिट के आगे 0 मेंशन कर दें, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस एक जैसी बन गई कि हमने इनको नंबर दे दिया कि ए जो पर्सन था उसको मैंने बोल दिया कि आपका नंबर 01 है, आपका 02 है। तो इस तरह से मैंने सबको नंबर प्रोवाइड करने। अब इनमें से जो सिलेक्शन करनी है मैंने वो कैसे करूंगी, अब चूज अ लाइन। मेरे पास अब टेबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस बच्चों को मैंने सिलेक्ट करना है, तो मैंने टेबल की हेल्प ली, जिसको हम टिपिक टेबल बोलते हैं।
तो जो भी इकोनॉमिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। टिपिस टेबल के अंदर मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ हमारे पास फिगर्स दे रखी हैं उनमें से मैंने अब इसको पैटर्न को चलाना है। ठीक है, मैंने इस रो में से सेकेंड रो को चूज कर लिया। यू कैन चूज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर कि वो किस चीज को चूज करना चाहता है। तो हमें यहाँ से कोई भी रैंडमली, क्योंकि हमारा मेथड ही रैंडमली है, तो किसी को भी चूज कर लो, यहाँ यहाँ यहाँ। तो मैंने सेकंड वाले को चूज कर रही हूँ। तो मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं हर 2 के बाद ब्रेक लेती हूँ। जैसे मैंने इसको लाइन लगा दी, तो यहाँ पे 0 1 मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 1 की सिलेक्शन होगी। 0 1 जिसका भी नंबर मैंने दिया है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया अपने सैंपल के लिए। तो मीन्स ए को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसी लाइन को कंटिन्यू आगे आगे करते जाएंगे। 1 8 भी मेरे उसके अंदर आता है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ कितने हैं स्टूडेंट्स, 26 हैं। इट मीन्स 1 8 को भी मैंने सिलेक्ट करना है, जिसको मैंने नंबर 18 दिया होगा, जो भी उसका नाम है, ABCD के आगे कंटिन्यू करके देख लेंगे, तो उसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि 18 नंबर वाला भी सिलेक्ट है। इसके बाद आता है 6। अब ये सिंगल डिजिट है, तो इसके आगे जो डिजिट है उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये मिला के कितना बन गया, 60। 6 और 0 60। हमेशा 2 डिजिट ही लेने हैं आपने। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते करते 2 डिजिट के ही पेयर बना के चलना है। तो हमने 6 और 0 लिया, वो 60 बन गया। यहाँ पर ब्रेक लगा लो। 60 तो हमारे किसी रिजल्ट में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स ही 26 हैं। तो इस को हम नहीं लेते अपने सैंपल के लिए, यानी कि 60 को हमने नहीं लेना। आगे चलते हैं 03। 03 हमारा सैंपल है, तो हम यानी कि 03 जिसका भी नंबर दे रखा है उस बच्चे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन 10 भी हमारा सैंपल है, तो 10 हमारे उसमें आता है, तो जिसका भी नंबर 10 होगा, HEFGHIJ, इट मीन्स J का नंबर होगा, तो J को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। क्लियर। तो इसी तरह से आगे जाते जाएंगे। फिर आ जाएगा 2 डिजिट, फिर से यहाँ पे उठाएंगे 12, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। तो 12 किसका, अगर हमारे 26 के अंदर आता है ये 12, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उस बच्चे का नाम देख लेंगे किसका नंबर 12 था, उसको सिलेक्शन के लिए ले लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब इसी तरह से सेम 1 4 अगले 2 डिजिट लेंगे, फिर 2 3 अगले 2 डिजिट लेंगे, जो कि हमारे 23 भी पार्ट आता है, एंड सो ऑन। हम कंटिन्यू करके जितने बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं उनको हम एज ए सैंपल चूज कर लेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक मेथड है, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग हमारे पास फिगर्स चूज की जाती हैं। अब ये जो हमने फिगर्स ली हैं, ये किसी हमने अपनी तरफ से नहीं ली हैं। ये जैसे टिपिट टेबल के अंदर जैसे भी फिगर मेंशन है, हम एज इट इज वो टेबल उठा लेते हैं और उस टेबल का इस्तेमाल करते हैं अपने सैंपल सर्वे के लिए, ताकि हम इजीली उस पॉइंट तक पहुंच सकें। हमें कुछ ज़्यादा माइंड जो है वो लगाने की जरूरत ना पड़े कि हमें सैंपल कैसे लेना है, तो रैंडमली हमारा काम हो जाता है। अब हम करते हैं इसके बेनिफिट्स और इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। मेरिट्स क्या हैं अगर हम सिंपल रैंडम मेथड अप्लाई करते हैं। एक तो इसमें पर्सनल बायस नहीं होता। पर्सनल बायस क्या होता है कि हमें किसी का पक्षपात नहीं होता, हमें किसी का फेवर नहीं करना पड़ता। यहाँ पे पर्सनल है, हमने पूरी क्लास में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि रैंडमली कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को टेंशन होगा कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सबका इक्वल चांस लगेगा, किसी की भी टर्न आ सकती है। सेकंड है इक्वल चांस। इक्वल चांसेस है, तो किसी एक पर्सन के ऊपर ये स्ट्रेस नहीं है कि मुझे इसके अंदर, मुझे ग्रुप के अंदर रखा ही नहीं गया, तो ऐसा नहीं है। सभी को ग्रुप्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, तो सबका चांस लग सकता है। एक फायदा क्या है, ये सिंपल है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, इसमें कोई घुमावदार नहीं है। लॉटरी मेथड अगर अप्लाई करते हो तो वेरी सिंपल, आपने स्लिप्स बनानी और उसमें से एक ड्रॉ कर देनी है, तो आपके लिए वही सैंपल हो गया। अगर आप टेबल ले रहे हो तो टेबल की कोई भी एक सीरीज आप चूज कर लो और उसको आगे कंटिन्यू करते जाओ। अगर 2 डिजिट का आपका लेना है तो 2 डिजिट के हिसाब से ले लो। 3 डिजिट वाला कोई कंसेप्ट हो तो 3 के हिसाब से पेयरिंग बना के अपने सिलेक्शंस करते जाओ सैंपल्स की। तो इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके लिए डीमेरिट्स क्या हैं, जैसे कि डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम। अब हमें यहाँ पे मुश्किल आती है कि हम सैम्पलिंग फ्रेम कैसे करें। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ जो मैच है, वो सैंपल हमने ए को चूज कर लिया, सी को कर लिया, तो क्या इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इनको जो सैंपल हमने चूज किया है वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है कई बार कि हो सकता है वो बिल्कुल ही नेचर वाइज डिफरेंट हो और जिस टास्क के लिए हम ले रहे हैं वो प्रॉपर वो सूट ही ना करते हों, चाहे उनमें एबिलिटी सेम है लेकिन उनकी नेचर हो सकता है डिफरेंट हो, हमारे टास्क को सक्सेसफुली ना दे पाए, तो कई बार प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आता है नॉट गिव
वेटेज टू द सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे इनमें से बी एक बहुत ही मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट था जिसका जिक्र बीच में आया ही नहीं सैंपल के तौर पे, उनको वेटेज मिला ही नहीं, उनको वैल्यू मिली ही नहीं। तो वो क्योंकि ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का भी नंबर लग सकता है, तो इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे डीमेरिट्स हैं जो हम इस सैंपल के अंदर देखते हैं, इस मैथड के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, यानी कि सिंपल मेथड। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाला, जो अभी हमने नोट्स में देखा था कि हमारे पास था सेकंड वाला मेथड, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है, हम टर्न वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट रीड कर रहे हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या है कि जैसे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा और ग्रुप। हम इसमें ग्रुप्स बना लेते हैं, अलग अलग जितनी भी पॉपुलेशन हमारे पास है तो उनके ग्रुप्स या स्ट्रैटा जिसको बोलते हैं वो बना लेते हैं, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके अंदर हर एक ग्रुप की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड सम ऑफ आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटा, और हर एक स्ट्रैटा में से हम कुछ सैंपल के तौर पे अपनी आइटम्स को चूज कर लेते हैं। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास +1 है, तो +1 क्लास के बच्चों का अगर हमें रिकॉर्ड लेना है तो इसमें हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना है। 50 स्टूडेंट्स टोटल हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों के पास मैथ्स है और कुछ के पास होम साइंस है। इनमें से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स है, ठीक है, उन्होंने सब्जेक्ट रखा हुआ है मैथ्स का, यानी कि मैथमेटिक्स का। और सेकंड जो है 20, उनके पास है होम साइंस। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, ये डिफरेंट ग्रुप्स बन गए अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैथ्स वालों को अलग से हमने लिख दिया, और जो जिनके पास होम साइंस है उनको हमने अलग से सिलेक्ट कर लिया। 2 ग्रुप्स बन गए, इट मीन्स 2 स्ट्रैटा बन गए, 2 ग्रुप्स हमने बांट दिया। अब इसमें से हमने सैंपल्स लेने हैं बच्चों के, तो वो सैंपल्स हमें लेने के लिए सिस्टम क्या है, इसमें अब रिस्ट्रिक्शंस क्या आ जाती है बीच में कि आप इसको प्रोपोर्शनल वाइज चूज कर लो, यानी कि इनका अगर प्रोपोर्शन करेंगे 30 और 20 का, तो वो क्या बन जाता है, प्रोपोर्शनल 3:2, यानी कि 3 सैंपल हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, 3 आइटम्स हम यहाँ से ले लेते हैं और 2 आइटम हम यहाँ से ले लेते हैं। टोटल हमें 5 आइटम्स लेनी है और 5 सैंपल हमने चूज कर लिया, विच रिप्रेजेंट ऑल द 50 स्टूडेंट्स, जो कि हमें पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट्स का सही रिजल्ट दे देंगे। क्योंकि हमने सैंपल लिया है, सारे 50 स्टूडेंट्स से हम बातचीत नहीं कर सकते, उनमें से 5 से हम बात करेंगे और अपना सैंपल, अपना सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया मेथड हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये जरूरी नहीं कि हमने 3:2 की रेशियो में लेना है। इसमें एक रिलैक्सेशन ये भी होती है कि अगर इन्वेस्टिगेटर चाहे तो वो अपनी मर्जी से प्रोपोर्शनेट वाइज नहीं करना चाहता तो अपनी विलिंगनेस से, खुद की विल से जो है वो चूज भी कर सकता है। सपोज कर लो मैथ्स वाले उसने 4 बच्चे चूज कर लिए और होम साइंस के सिर्फ 1 बच्चे को सिलेक्ट किया है अपने सैंपल्स के लिए, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल ऑल्सो इन दिस मेथड। तो इसके फायदे या नुकसान क्या हैं, ये मेरिट्स हैं इसके, कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हमने देखा है कि अलग अलग तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कवर कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पर्सन्स को हम यहाँ पे इजीली कवर करके अपना जो सैंपल है वो ले सकते हैं। रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल, ये जो जितना भरोसे जोग है, जितना रिलायबल है, उतना ये मीनिंगफुल भी है। इसका हमें कुछ न कुछ लॉजिकली निकलता है कि ठीक है, अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट से बात करते हैं तो 3 बच्चे काफ़ी हैं उनका पूरा रिजल्ट देने के लिए जो मैथ्स से लिंक रखते हैं, और होम साइंस वाले 2 बच्चे काफ़ी हैं जो कि होम साइंस को पढ़ते हैं, तो मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं ऐसा ही होता है कि अगर उसके कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ ना कुछ उसकी डीमेरिट्स जो हैं वो बीच में ज़रूर थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो वो भी हमें लर्न कर लेनी चाहिए एक बार कि क्या क्या उनके नुकसान हमें नज़र आते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं कि एक तो कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो हमें जो एक्सपर्ट है हमारा उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग तरह के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि मैथ्स है या होम साइंस है, तो उसे अगर कुछ भी नॉलेज लेनी है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेटर को, तो उसे मैथ के बारे में भी नॉलेज पूरी होनी चाहिए, होम साइंस के बारे में भी होनी चाहिए। क्लियर? तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट पर्सन को।
पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, यहाँ पे बायसेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था कि इन्वेस्टिगेटर जो है ज़रूरी नहीं कि प्रोपोर्शनेट ही उठाए, हो सकता है सैंपल वो अपनी मर्जी से भी उठा सकता है। अगर वो मैथ्स सब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो वो ज़्यादा बच्चे मैथ्स के सैंपल के तौर पर चूज़ करेगा। 4 बच्चे उसने ये ले लिए, 1 बच्चा उसने सिर्फ होम साइंस का लिया अपने सैंपल के सर्वे के लिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बायसेस। नॉट सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, अगर हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन है तो हम स्टाटा कैसे बनाएंगे, हम ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। अगर 5-6 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चों में से भी हम डिवीजन कैसे करेंगे स्टाटा बनाने की, तो इट कैन पॉसिबल इन दिस मेथड। तो ये नॉट सुटेबल फॉर पॉपुलेशन व्हेन इज स्मॉल। आगे आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे क्लस्टर का मतलब ही ग्रुप होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। तो ये कैसा प्रोसीजर है जो कि पहले पॉपुलेशन को यानी कि यूनिवर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और उसी ग्रुप्स को हम क्लस्टर बोलते हैं। एंड सिलेक्ट 2 और 3 क्लस्टर आउट ऑफ द गिवन क्लस्टर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन क्लस्टर्स हैं, जितने भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं उनमें से सिर्फ 2-3 क्लस्टर्स को ही हमने चूज करना है और उसमें से अपना एक सैंपल ले लेना है। ठीक है, और वही हमारा ड्रॉ कर लेंगे, विच वी ड्रॉन फॉर सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 5th क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं तो हमने उनका सैंपल लेना है। तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि 50 के 50 स्टूडेंट्स का सैंपल नहीं ले सकते, हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। जैसे कि उनके 5 ग्रुप हैं या 5 सेक्शन हैं उनके। ठीक है, तो 5 सेक्शंस में से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 सेक्शन है। तो हमने 5 ग्रुप या स्टाटा बना लिए, सेक्शन है, और हर एक में 10-10 बच्चे हैं। टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है 5th क्लास के। तो हमने सिर्फ 2 स्टाटा को चूज कर लिया, यानी कि 2 क्लस्टर को हमने चूज कर लिया, 2nd सेक्शन को और 3rd सेक्शन को। सिर्फ ये 2 सेक्शन, 2nd और 3rd सेक्शन हमने चूज कर लिया। अब इन्हीं 2 सेक्शंस में से हमने बच्चे निकाले हैं जितने हमें सैंपल के तौर पे चाहिए। तो 5 सेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनमें से हमने 2 क्लस्टर को चूज कर लिया और इन्हीं में से हम क्या करेंगे, सैंपल्स ले लेंगे। 2-3 बच्चे सम सैंपल्स यहाँ से ले लेंगे, सम सैंपल हम यहाँ से ले लेंगे और हमारा जो है क्लस्टर सैंपलिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम क्लस्टर बना के उनमें से सैंपलिंग ले लेते हैं। तो इसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं कि एक तो ये मेरिट ये है कि हेल्पफुल इन लार्ज स्केल। अगर हमारे पास ज़्यादा स्केल बड़ा है तो हमें सारी जगह के ऊपर सैंपल्स लेने मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो सबका IQ लेवल सेम होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक जैसे में से सिर्फ 1 या 2 को ही सैंपल के तौर पे, क्लस्टर के तौर पे चूज कर लेते हैं। इसलिए ये लार्ज स्केल के लिए हेल्पफुल है। सेकंड, टाइम सेविंग है और मनी सेविंग भी है। इसके अलावा रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन विद रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके, रीजनेबल एक्यूरेसी आ सके हमारे रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। इसके अलावा थोड़ा सा पोर्शन हम और कर रहे हैं। इसके मेरिट्स के अलावा डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स मतलब एक तो जो क्लस्टर सैंपलिंग है, डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड क्लस्टर। हमें समझ नहीं आता कि 5 सेक्शंस हैं तो 5 में से हम 2nd और 3rd को ही सिलेक्ट क्यों करें, हमें उन दोनों को सिलेक्ट करना है या किसको सिलेक्ट करें, तो ये डिफिकल्ट टास्क है सिलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेटर में नॉट एक्सपर्ट इन सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर। हो सकता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, उसको क्लस्टर को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो सही सेक्शन को चूज करें। ठीक है, तो ये है इसके नुकसान। आगे आता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है, ये भी वेरी इजी है। व्हेन सैम्पलिंग प्रोसीजर पासिस थ्रू मेनी स्टेजेस, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और स्टाटा। हमें पता है कि जब हम प्रोसीजर करते हैं सैम्पलिंग का तो हम मेनी स्टेजेस के ऊपर से जो निकलेगा उसको हम मल्टी स्टेजेस रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। पहले हम ग्रुप्स बना लेते हैं, जैसे कि हम स्ट्रैटिफाइड मेथड में किया था, स्टाटा बना लेते हैं। दीज देन चूज सम सिलेक्शन क्लस्टर, उसके बाद हम क्लस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर 5 स्टाटा है उनमें से 2 हमने क्लस्टर के तौर पे सिलेक्ट कर लिए एंड चूज सैंपल, और उसमें से अपना क्लस्टर में से सिलेक्शन कर लिया अपने सैंपल की। यहाँ तक हमने कर लिया था क्लस्टर के अंदर। अगेन उसके बाद चूज सम सैंपल फ्रॉम द सिलेक्टेड सैंपल, जो हमने पहले से सैंपल चूज कर लिए हैं अगर उसमें से एक बार फिर से हम सैंपल चूज कर लें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है हमारा मल्टी स्टेज, यानी कि एक के बाद हम आगे के आगे सैंपल चूज करते हैं। एक बार फिर से दिखा दूं, जैसे कि हमने 2 और 3rd सेक्शन को लिया था जिसमें से हमने 5 बच्चे इस सेक्शन में से ले लिए थे, 5 बच्चे यहाँ से लिए हैं। अब ये तो हो गया हमारा क्लस्टर।
क्लस्टर में से मल्टी स्टेज करना हो तो हमने क्या किया, एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसमें से 3 बच्चे चूज कर लिए सेक्शन में से, यहाँ से मैंने 2 बच्चे चूज कर लिए, तो यानी कि आगे जाके मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 5 बच्चे रख लिए 10 में से, तो वो हो जाता है आगे के। अगर हम एक स्टेप और जाते हैं दैट इज कॉल्ड द मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और दे रखी है यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने, जैसे यूपी के अंदर हमें लिटरेसी रेट के बारे में पता करना है, तो हमने उसमें के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिए, और डिस्ट्रिक्ट के बाद हमने तहसील को सिलेक्ट किया। तहसील में से हमने एक विलेज सेलेक्ट कर लिया, और उस विलेज के कई सारे वार्ड हैं, हमने उसे एक वार्ड को सिलेक्ट किया, और उस वार्ड में भी एक हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, मल्टी स्टेजेस जो है वो कवर कर दी उस लिटरेसी रेट को ढूंढने के लिए, तो दैट इज द मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है हमारे क्लस्टर मेथड के जैसे, इसलिए मैंने दोबारा इसको नोट डाउन नहीं किया, आपने वही यहाँ से रीड करनी है। लास्ट है आज का टॉपिक हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक अरेंज द डाटा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली अरेंज द डाटा। हम कैसे अरेंज करेंगे अपने डाटा को, या तो न्यूमेरिकली वाइज कर लेंगे, या फिर ज्योग्राफिकली वाइज, या फिर अल्फाबेटिकली उनको सबको अरेंज कर लेंगे, जितना भी यूनिवर्स और पॉपुलेशन डाटा हमारे पास गिवन है। देन सैंपल यूनिट्स आर सिलेक्टेड एट इक्वल इंटरवल्स। फॉर इक्वल इंटरवल्स में ही इसका सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल वाइज हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स हैं अगर हमारे पास क्लास के अंदर, तो उस 100 स्टूडेंट्स का हमें सिलेक्शन करना है, तो हमने क्या किया, उनको अल्फाबेटिकली वाइज या उनके रोल नंबर वाइज हमने उनको पहले लाइन में उनको सिलेक्ट कर लिया, अरेंज कर लिया उनको। ठीक है, जिसका रोल नंबर फर्स्ट है उसको 1 नंबर दे दिया, तो वो सिलेक्शन कर ली। अब हमारे पास सीरीज बना ली कि 1 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स हैं, फिर 11 से लेके 20 तक के स्टूडेंट सीरीज हैं, फिर 21 से 30 तक की सीरीज हैं। इस तरह की हमारे पास सीरीज हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल नंबर वाइज उनको सिलेक्ट कर लिया, रख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे चूज किया कि जो पहले 10 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया, सपोज कर लो फिफ्थ कर लिया। अब हमने ये ऑर्डर डिसाइड किया कि इक्वल इंटरवल हर 10th बच्चे को अब हम आगे आगे कॉन्टिन्यूसली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन के अंदर जो हमने सिलेक्शन किया 5th बच्चे को किया, उसके बाद हर 10th बच्चे को सिलेक्ट करना है, यानी कि अगली रो में वो बच्चा कौन हो जाएगा, 15th जिसका रोल नंबर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जिसका रोल नंबर 25th होगा अगली वाली रो में वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अप टू 100 स्टूडेंट तक जितनी भी हमारे पास रो हैं उनमें से हम जितने बच्चे बनते हैं हर 10th के गैप के अकॉर्डिंगली, इंटरवल के अकॉर्डिंगली हमने उनको सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने मेथड ये लिया कि सिस्टमैटिक तरीके से इंटरवल देके हम बच्चों को एक जैसा इंटरवल देके हम उनको सिलेक्शन कर लेते हैं अपने सैंपल के लिए। तो ये सैम्पलिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, हमें कोई भी मेथड लगा के अपने सैंपल को करना है। ये तरीके बताए हैं कि हमें सैंपल किस तरीके से लेने हैं। ये 5-6 मेथड्स हमने रीड किए हैं आज। इसके बेनिफिट क्या है, एक तो ये बहुत सिंपल है, इजीली डिटरमाइंड हो जाता है, इसको बहुत वेरी इजी है 5th 6th नंबर देना, उनको रैंकिंग देना, और उसके बाद इंटरवल जितना भी हमें चाहिए 5 का गैप 6 का गैप, तो इतना रख के हम आसानी से उनको पिकअप कर लेते हैं अपने सैंपल के लिए। नो पर्सनल बाइस, इसमें पर्सनल बाइस का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने सिर्फ रैंडमली सैम्पलिंग करनी है। इसके नुकसान क्या हैं, एवरी आइटम डज नॉट गेट इक्वल चांस, बस इतना जरूर है इसमें नेगेटिविटी ये होती है कि हर एक पर्सन को चांस ही नहीं मिलता। यहाँ पे 5th की बारी आई है तो अगले वालों को, पिछले वालों को कोई चांस ही नहीं मिला, उनकी क्वालिटी चाहे अच्छी हो तो उनको चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ रैंडमली चूज कर लिया इंटरवल के अकॉर्डिंगली। पॉसिबल ओनली इफ यूनिट्स आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, ये मेथड भी तभी पॉसिबल होता है अगर सिस्टमैटिकली हम उनको अरेंज करते हैं, या तो अल्फाबेटिकली या ज्योग्राफिकली या फिर न्यूमेरिकली। अगर हमने अरेंज नहीं किया तो उनको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है और हम उनको सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने ये टॉपिक खत्म किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग लिया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आपको एक बार ये पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, तब तक के लिए ओके स्टूडेंट्स।